हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो भी विद्यार्थी 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो उनके लिए जो है साइंस का वायरल पेपर मेरे पास है। और इस वीडियो में हम बिल्कुल 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और आप साथ साथ इस सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप कमेंट में बताते चलिए, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए आखिरी वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम 2 घंटा 45 मिनट का होगा, जिनमें कुल मिला के 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका प्रकार 3 तरह से होगा। और यह एग्जाम आपके लिए 80 नंबर की होगी। 20 नंबर प्रैक्टिकल से आपको स्कूल द्वारा या हाई स्कूल द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो आपसे 80 वस्तुनिष्ठ यानी 1 से 80 वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में देना है। तो हम आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक चैलेंज देना चाहते हैं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। यदि सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही दे देते हैं तो आप बिल्कुल उस उत्तर की संख्या को कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। अगर सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही होगा, उसमें से सबसे ज़्यादा जिसका उत्तर सही होगा उसे जो है उपहार स्वरूप इनाम दिया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा और शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो का आज का पहला क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आप लोग के सामने दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है अम्लीय धातु या क्षारीय धातु या अक्रिय धातु या मिश्र धातु। तो इन 4 विकल्पों में आपको किसी एक विकल्प को चयन करना है और बिल्कुल इस विकल्प का जो है ऑब्जेक्टिव का जो उत्तर जो है वह आप कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर देना है और देखना है कि आप लोग 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर सही दे पाते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्षारीय होगा। तो फिर से एक बार हम और देखें कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने दिया हुआ है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है, यह याद रखना है, क्योंकि अगर जिस विद्यार्थी का सबसे अधिक सही होगा उस विद्यार्थी को इनाम स्वरूप उपहार दिया जाएगा। तो चलिए हम देखेंगे कि दूसरा नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति कितना है, 0.01%, 0.05% या 0.03% या 0.02%। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी अर्थात 0.03%। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो 0.03%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्रश्न है NaOH है। NaOH है यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इनमें से क्या है, अम्ल है, बी में दिया हुआ है क्षार, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लवण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो NaOH जो होता है याद करके रखना है कि क्षार होता है। बिल्कुल आप लोग भी एक प्रश्न का उत्तर कमेंट में देते चलना है और काउंट करते चलिए कि कितने प्रश्न आपका सही हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर संख्या बताना है कि किसका कितना सही हो गया। तो देखेंगे 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन एक हार्मोन है कि एक वसा है या एक एंजाइम है या एक कार्बोहाइड्रेट है। तो याद करके रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन। ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में गर्भाशय, ऑप्शन सी में शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी में डिंब वाहिनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन सी अर्थात शुक्रवाहिका हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आज का क्लास आप लोग के लिए आखिरी क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास को अगर पूरे 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो है 40 नंबर का प्रश्न
हूबहू आप बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पेपर में OMR सेट में भर के आ जाएंगे। तो 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पराग कोश में होता है, पराग कोश में क्या होता है, यह आपसे पूछा जाता है। तो पराग कोश में बाह्य दल होता है, या बी में अंडाशय होता है, या ऑप्शन सी में अंडक होता है, या ऑप्शन डी में परागन होता है। तो याद करके रखना है कि 6 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है परागन। बिल्कुल एक एक प्रश्न का आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल के द्वारा किसी और चैनल पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2 या क्लोरोफिल या सौर प्रकाश या इनमें से सभी। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद कर लीजिएगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इनमें से सभी हो जाएगा। यानी स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है वह CO2 गैस भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है और सौर का प्रकाश से होता है, यानी सूरज का प्रकाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर निश्चित रूप से कमेंट में दीजिएगा और बाद में सबसे लास्ट में काउंट करके बताना है कि किसका कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ है। तो अगले प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लीवर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अग्नाशय, ऑप्शन सी में दिया है अंडाशय और ऑप्शन डी में दिया है एड्रीनल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात लीवर। फिर से एक बार और प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो क्या होता है, लीवर होता है, याद करके रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पेप्सिन, ऑप्शन बी में एड्रेनलिन, ऑप्शन सी में ऑक्सिन और ऑप्शन डी में टेस्टोस्टेरोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट में करते चलिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात ऑक्सिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिया हुआ है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन बी अर्थात एमीटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात एमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से एक बार और प्रश्न देखेंगे, परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो की जाती है वो बिल्कुल एमीटर से की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद कर रखना है कि दाढ़ी बनाने में जो है बिल्कुल अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न की किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वोल्ट मीटर और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कुंडली और ऑप्शन डी में दिया हुआ है विद्युत सेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुंडली। फिर से एक बार और प्रश्न देखेंगे कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। याद रखना है कि कुंडली में जो है धन और ऋण आवेश के चिन्ह नहीं होता है। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई कीमत नहीं लगती है और आपका सपोर्ट ही हमें इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झकास प्रश्न है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल लेंस और ऑप्शन डी में उत्तल लेंस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग किया जाता है वह होते हैं आपको
उत्तल दर्पण क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नीला तोता जिसे तूतिया के नाम से जानते हैं, तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला तोता का जो है रासायनिक सूत्र है वह याद करके रखना है कि CuSO4 × 5H2O क्या है? CuSO4 × 5H2O। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगले प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन लौन है? निम्नांकित में कौन लौन है? 15 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फटाफट कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है HCl, ऑप्शन बी में दिया हुआ है NaOH, ऑप्शन सी में दिया हुआ है K2SO4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है NH4 और OH। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह याद करके रख लेना है कि ऑप्शन सी अर्थात K2SO4 निम्नलिखित में कौन लौन है? तो याद कर रखना है कि K2SO4 जो है निम्नलिखित में लौन दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, फटाफट कमेंट करके एक एक प्रश्न का उत्तर बताते चलना है। दिया हुआ है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फटाफट ऑप्शन देखना है और कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है आपका CaCO3 है। कितना है? CaCO3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि डैश डैश वन संपदा का एक उदाहरण है, यानी डैश डैश जो है वन संपदा का उदाहरण है। पूछा जा रहा है कि वन संपदा का उदाहरण इनमें से क्या है? मिट्टी है या लकड़ी है या तांबा है या एल्यूमिनियम है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी अर्थात लकड़ी। लकड़ी जो है एक वन संपदा का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है C12H22O11। बिल्कुल याद करके रखना है कि C12H22O11 जो है चीनी का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न देखेंगे 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, फटाफट कमेंट करते चलना है कि इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है या बौनापन होता है या मधुमेह होता है या इनमें से कोई नहीं? तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होता है मधुमेह होता है, यानी इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगली प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मनुष्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कॉकरोच में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है घोड़ा में और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऊंट में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह याद रखना है कि कॉकरोच में है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है आपको कॉकरोच में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मृदा प्रदूषण से और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोगों को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते चलना है और एक एक प्रश्न को काउंटिंग करते चलना है कि कितने प्रश्न का आपका उत्तर सही हो रहा है। तो 22 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह याद रखना है कि ऑप्शन ए था तो वायु प्रदूषण से, यानी यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन जैव अनम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जो है जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है DDT, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कागज, ऑप्शन सी में दिया है वाहित मल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह याद रखना है ऑप्शन ए था DDT, यानी निम्नलिखित में कौन जो है जैव अनम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT है, याद करके रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा
कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हरा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नीला, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लाल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सफेद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह याद रखना है कि हरा, यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम जो होता है वह प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि कांच के सीली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रिज्म। तो याद रखना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयुक्त होता है वह प्रिज्म होता है, यानी 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह संवेग होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न की एक परारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक परारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर जो है विकसित करती है? यानी 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि 0.5 से 1 वोल्ट तक। कितना? 0.5 से 1 वोल्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगले प्रश्न दिया हुआ है 28 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एरिस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुरगम, ऑप्शन सी में दिया हुआ आहार और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कट्टा। यानी 28 नंबर प्रश्न जो है कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। तो इसकी जो सही उत्तर है वह सुरंगम। क्या कहा जाता है? सुरंगम कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न की एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होते हैं? एक कूलम जो विद्युत आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होते हैं? तो 29 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 6.25 गुने 10 पे पावर 18। ठीक है, 6.25 गुने 10 पे पावर कितना है? 18 है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट में देते चलिएगा और लास्ट वाले प्रश्न को देखने के बाद आप काउंट करके बताइए कि कितना आप लोगों का सही हो गया। तो 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से जो है कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो याद करके रख लेना है कि ऑप्शन ए में मीथेन दिया है, ऑप्शन बी में एथेन और ऑप्शन सी में एथीन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी अर्थात एथीन है। तो निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो वह एथीन है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुलाबी, ऑप्शन बी में नीला और ऑप्शन सी में नीला काला दोनों है और ऑप्शन डी में जो है बिल्कुल काला दिया हुआ है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है अर्थात नीला हो जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण होगा। तो 32 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात 50 डिग्री होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा। तो 33 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? तो ऑप्शन सी अर्थात प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। अगली प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो याद करके रख लेना है कि 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर HIV एड्स होगा। बिल्कुल आप लोग भी एक एक प्रश्न का उत्तर जरूर देते चलिए कमेंट में और काउंट करते चलिए कितने प्रश्न का आप लोग सही उत्तर दे सके। तो 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? तो 35
37वां प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात रसायनानुवर्तन। क्या है? रसायनानुवर्तन। चलिए अगली प्रश्न देखिए 36वां प्रश्न फटाफट दिया हुआ है कि एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से या हाइपोथैलेमस ग्रंथि से या अधिवृक्क ग्रंथि से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि से जो है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 37वां प्रश्न देखेंगे। 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो 37वां प्रश्न का जो सही उत्तर है कि यह जो है सिरका सी गंध देता है। क्या करता है? यह सिरका सी गंध देता है। अगली प्रश्न यानी 38वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर है बैगनी होता है। क्या होता है? बैगनी होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है CO2, H2O और ऊर्जा होता है। क्या होता है? CO2, H2O और ऊर्जा होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 40वां प्रश्न देखेंगे। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक जो है अधिकतम है? तो 40वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 40 प्रश्न देखे हैं जिसका सही उत्तर आप लोगों को देने के लिए बोला गया था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और आप लोग का कितना सही हो गया और कमेंट बॉक्स में जरूर भर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।